आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं वेबिनार की इन सीरीजों में। हालांकि जब लॉकडाउन हुआ तो हमने वेबिनार की जब प्लान किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतने सारे वेबिनार करने पड़ जाएंगे। हमने ऑल्टरनेट डे वेबिनार करे हैं, बहुत सारे वेबिनार किए हैं और आप सब लोगों का जो स्नेह है वो मुझे इतना अच्छा मिला कि सब लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके मुझसे और भी वेबिनार करवाए हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंचे। इसी सीरीज में कल सुबह 7 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से मेरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे दोबारा से एक वेबिनार है जो लखनऊ का एक ग्रुप करा रहा है। अगर आप सब लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो हम अभी लास्ट में आप सब लोगों को एक व्हाट्सएप पे फिर से लिंक भेजेंगे। सुबह 7 बजे मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें पूरा जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन एब्डोमेन का वो बताऊंगा। और ये स्पेशल वैसे लखनऊ के 35 स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने कहा कि जब सिखा ही रहे हैं तो फिर सबको सीखना चाहिए। तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आप सब लोग जो भी नए हैं उनको बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे। उन्होंने दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज का फाउंडेशन किया था। और भी बहुत सारी एक्टिविटी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 से लगातार करता है। एक जो CME है वो लास्ट मंथ में हर मंथ 1932 से लगातार चलती आई है। मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मुझे ये कार्य मिला है कि मैं होम्योपैथी को और थोड़ा प्रमोट कर पाऊँ। मेरा जो एम है बेसिकली वो होम्योपैथी को पब्लिक तक पहुँचाना है कि पब्लिक अगर होम्योपैथी के बारे में डिमांडिंग होगी तो होम्योपैथी आगे बढ़ेगी। हम लोग अभी तक क्या करते थे कि सिर्फ होम्योपैथ के बीच मिल करके हम लोग अपने केसेस डिस्कशन करते थे और ये सिर्फ एक छोटी सी CMEs या सेमिनार्स में रह जाता था। हालांकि जो ये वेबिनार से ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब से हमने फेसबुक पे लाइव किया है तब से बहुत सारे ऐसे लोग जो होम्योपैथ नहीं है या होम्योपैथी को नहीं समझते थे वो होम्योपैथी को समझने लगे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन पे लोगों ने कमेंट किया है कि होम्योपैथी के बारे में इतना सब कुछ है और अभी तक लोगों को नहीं पता। तो हमारा आगे भी एम यही रहेगा कि होम्योपैथी के बारे में सब कुछ पता लगे। इसी सीरीज में आज जो हम वेबिनार करने जा रहे हैं वो स्किन के केसेस पर है कि उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, कैसे करनी चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी एक्चुअली स्किन के लिए ही फेमस है शुरुआत से, चाहे वो वाट हो चाहे स्किन के इरप्शन हो, जो शायद किसी भी सिस्टम में इतना जल्दी ठीक नहीं होते जो होम्योपैथी में हो जाते हैं और बहुत ही मिनिमम डोज पे हो जाते हैं। मिनिमम डोज का कंसेप्ट हमने कल डॉक्टर NC चटर्जी सर से सीखा ही था। बहुत अच्छे से उन्होंने क्लेरिफाई करा कि कितनी मिनिमम से मिनिमम डोज में हम लोग कितने अच्छे केसेस को, क्रॉनिक केसेस को ठीक कर सकते हैं। तो आज इसी सीरीज में हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्वेता सिंह है। हालांकि डॉक्टर श्वेता, मैं आपका स्वागत वेबिनार पे तो करता हूँ, लेकिन क्योंकि आप तो परिवार का हिस्सा है दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के, तो डॉक्टर श्वेता मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं। हमारी ऑर्बिट क्लिनिक का भी एक पार्ट है। हमारी जनकपुरी की ब्रांच भी यही संभालती हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर श्वेता सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JR किसान मेडिकल कॉलेज रोहतक में, गायनी एंड ऑब्स डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनन में इन्होंने, अच्छा सॉरी, ऑर्गेनन में, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनन में है और इस समय PhD कर रही हैं। MD इन्होंने लुधियाना से करी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। तो ऑर्गेनन की भी अच्छी मास्टर है और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं डॉक्टर श्वेता में। आज इनका बर्थडे भी है तो हम दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी आपस में मिल नहीं रहा है तो हम वेबिनार्स के थ्रू डॉक्टर श्वेता आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल है। और इसका आप हमें सबको रिटर्न गिफ्ट देंगी कि आप हमें बताएंगी कि स्किन के लिए प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर श्वेता सिंह आप प्लीज शुरू करें। मैं आपकी जो पावर पॉइंट है वो शेयर करता हूँ। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity, and this is really special. और मेरे बर्थडे पे इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा कि मुझे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू, thanks to you and my DHMA team for all this. Thank you so much. So without wasting time, let us start. So skin is the largest organ, and
skin diseases are not only simple skin problems, but they are the results of an underlying internal dysplasia or internal disorders. So skin diseases externally हमें दिखती है, but these are the results of the internal derangement. So there is internal something that is causing the disease, that is producing the disease, and it is visible through the skin. So it is the outward expression of what is going on inside. Then every attempt externally to alter this very expression, this is the expression of internal dysplasia or the derangement, which is internal. This is the outward expression. So any attempt externally to alter this very expression of the internal derangement is necessarily an act of dishonesty. So अगर हम external applications करते हैं, हम ointments देते हैं किसी भी skin problems के लिए, तो that is count as an act of dishonesty, because we have to treat that internal dysplasia. According to the homeopathic guidelines, the patient is to be treated as a whole. In homeopathy, we have a holistic treatment. We do not consider a single part or a single symptom or only the presenting complaints or an organ and system that is affected. We have a holistic approach. We count all the physical symptoms as well as the mental symptoms of the patient. We have a holistic approach in homeopathy. Whatever may be the name of disease of skin, from scabies to cancer, approach is always the same. So whether the disease is only a scabies, or it is only a dermatitis, case of dermatitis, or even to the stage of cancer, our approach is not with this name, with the diagnosis, with the name of disease. Our approach is with the symptoms, with the totality of the symptoms, and it is always the same, whether it is a scabies case or whether it is a cancer case. So our approach is always same. Constitutional treatment is the only way for radical cure of any skin disease. So we have to give constitutional treatment, and it is the only means through which we can remove those kind of skin disease externally, as well as we can treat the derangement. We can remove the derangement and make the person healthy. Not only the removal of symptoms is called cure, as told by our founder, Dr. Hahnemann. So next slide. So the approach is simple. We have to take a case. So case taking we have to do, and that is the main aim. The mission is individualization. In aphorism 82, Dr. Hahnemann said, no real cure can take place without a strict particular treatment of each case of disease. Cure possible nahi hai without a strict particular treatment. Particular treatment doesn't mean specific treatment for a specific disease. It means we should have a particular approach. We should find out the uncommon, peculiar, characteristic symptoms. On the basis of those symptoms, we will form the totality of the symptoms, and on the basis of that totality, we have to find out a similar remedy through which we can approach any case of skin. Next slide, sir. So in aphorism 153, in this search for a homeopathic specific remedy doesn't mean a specific remedy for a disease with the name of disease. Specific remedy which comes after case taking. So on the basis of totality, that is to say, in this comparison of the collective symptoms of the natural disease with the list of symptoms of known medicines, in order to find among these
an artificial morphic agent corresponding by similarity of the disease to be cured. The more striking, singular, uncommon, peculiar, characteristic signs and symptoms. I have put this phrase in red because this is very important. In any case, we will find common symptoms of a disease, and we have to form the diagnosis of disease, because that diagnosis contain the common symptoms of a malady. And if we know the common symptoms of a disease, then only we can differentiate them and find out the more striking, singular, uncommon characteristic symptoms, the uncommon characteristic symptoms of a particular case. Of the case of a disease, these symptoms, striking, singular, uncommon, peculiar symptoms, are the only, chiefly, most solely to be kept in view. This we have to collect, and on the basis of those symptoms, we have to match the totality of a case to the symptoms of a similar remedy, and that will be the most similar one. For it is more particularly these that very similar ones in the list of symptoms of the selected medicine must correspond to in order to constitute it the most suitable for effecting the cure. That remedy which you will choose on the basis of similarity will be the only one that will effect and cure the most general and undefined symptoms like loss of appetite, headache, debility, restless sleep, discomfort, or so forth. These are the common symptoms. Demand but little attention. These common symptoms are only useful for making the diagnosis of disease when of that vague and indefinite character, if they cannot be more accurately described, as symptoms of such a general nature are observed in almost every disease and are from almost every drug. These common symptoms you will find in every drug or in every common disease, you can find that. So you have to find out the uncommon, peculiar, striking, and singular symptoms, which will differentiate one person to another, which will differentiate one medicine to another. So individualization is the sole aim. This is the basis of prescription. So next. Then how to approach a skin case. First of all, the chief complaints or the presenting complaints, you have to see the location, sensation, modalities, and concomitants. This is the complete symptom. Why location is important? Location is important because it will differentiate many remedies. Like, for example, if there is bilateral symmetrical distribution of eruptions, so you can think of arnica. Like there is swelling on the upper eyelid, between the upper eyelid and the eyebrows, you can think of Calicar. If that swelling is below the lower eyelid, you can think of apis. So if it is on the upper and lower both, you can think of phosphorus. So in this way, the location will differentiate and will take you to a remedy you can choose. In the sensation, same way, their sensations are the feelings which a patient feels about his malady, about his symptoms. The feeling that can be, there are a lot of sensations in our remedies, in our materia medica and in repertory also, like burning sensation, there is stitching sensation, splinter-like sensation. So these things have to be considered because they will also differentiate many things. Like if you find, if it is a case of boil or carbuncle, and if you find an intolerable burning, so you can think of tarantula, anthrax, or arsenic. If there is a stitching type of sensation, there is splinter-like sensation, you can think of acid nitrate. If there is like sensation of upper part is cold, lower part is upper part is hot and lower part is cold, then you can think of arnica. So if the surface is cold to touch,
and the patient is doesn't feel to cover, then you can think of CK code. So these are the sensation you have to find out in a given case to differentiate your remedies. In the same way, modalities like you can think of the timings, day-night aggravation, nighttime aggravation, afternoon aggravation, perspiration aggravation, season aggravation, weather aggravation. So this way we can differentiate our remedies. Concomitants, so to find out the concomitants, these are the symptoms which do not have a physiological or pathological relation with the main complaint. So you have to ask the following things to find out the concomitants, like mental journals. You have to find out physical journals. These are the associated complaint with the presenting complaint. Like in mental journals, if irritability is more, then you can think as it is a concomitant. If the patient is mild, if it is he is gentle. So in a physical journals, if the thirst is more, there is a thirst of large amount of cold water. Thirstless patient is there. If sleep is disturbed, if he is sleeping on back, or if he is sleeping on the abdomen. So in this way you can differentiate your remedies. Next. So significance of keynotes. Like these are some examples which are very specific, and which are the keynotes, and you can guess the remedy. Dry tetry eruptions in winters. Anyone can guess this thing? Hello? Yes, Dr. Divyani. Yes. So it is a keynote of petroleum. Dry tetry eruptions. Some more. Everybody is saying petroleum. Garicus. Aphitis sinum. So it is a symptom of alumina, right? This is the right answer. This is a symptom of alumina. You will find dry tetry eruptions in winters. So it is written in Allen's keynote. And next is tips of fingers rough, cracked, fissured, in winter. Tips of fingers rough, cracked, and fissured, especially in winters. Yes. Right answer is petroleum. Next is eczema, no itching, exudation, forms thick lemon colored crust or scab. Sir, can you please tell me what are the answers in chat? डॉक्टर श्वेता, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है तो सर एक्चुअली मैं फोन पर हूँ. ओके, तो मैं आप नहीं आज एसेस कर पा रहा हूँ. ओके. Eczema, no itching, exudation forms, thick lemon colored crust or scab. I'll see. Yes, the right answer is cicuta. Next is itching without eruptions. I think everybody knows this. Itching without eruptions. Yes, it is dolichos. And the last is sore, cracked, bleeding. Sore, cracked, bleeding corners of mouth with constant picking. Sore, cracked, bleeding at the corners of mouth, but the patient is still picking. Yes, the right answer is aurum triphyllum. This quiz is to tell you that these keynotes are very important, and we have to find such things, such symptoms,
such peculiar symptoms or such uncommon symptoms in a given case. Because हर एक ताली की जो चाबी होती है ना वो एक ही होती है, तो we have to find that key so that हम वो जो केस है ना, वो जो दरवाजा है ना, उसको ओपन कर सके. सो इस तरह की जो की नोट्स हैं वो भी बहुत काम के होते हैं. समटाइम्स हम बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके होते हैं एंड नथिंग वर्क्स. तब एक ऐसा ही की नोट आपके सामने आता है और दैट वर्क्स. जो भी मेडिसिन उस की नोट के बेसिस पे निकलती है, that works wonderfully, that has a magical results. Next, sir. So सार ये निकला कि हाउ टू सेलेक्ट रेमेडी. सो ये सब कुछ डिस्कस करने का मेरा मकसद यही था कि वी हैव टू फॉर्म द टोटलिटी. ये मैंने कुछ थोड़ा गलत लिख दिया, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स. कहीं भी आप ऑर्गेनॉन में देखेंगे तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं लिखा, इट इज रिटन एज टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स. आप रेफर कर सकते हैं. अब टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स लिखने का मकसद क्या था? Why Dr. Hahnemann have not used totality of symptoms? He has used totality of the symptoms. So next, in aphorism 7, it is about totality of the symptoms. Now, as in a disease from which no manifest exciting or maintaining cause, that is causa occasionalis, has to be removed, we can perceive nothing but the morbid symptoms. It must regard being had to be the possibility of a miasm and attention paid to the accessory circumstances. In a chronic case, we have to see the exciting cause, we have to see the maintaining cause, we have to see the accessory circumstances. Be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. आप जब केस टेकिंग करेंगे तो यू हैव टू रिमूव द एक्साइटिंग और द मेंटेनिंग कॉज ऑफ दैट डिजीज. आफ्टर दैट वो जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है, जब आप वो रिमूव करेंगे, उसके बाद जो डिजीज बचती है, दैट इज द एक्चुअल, दैट इज द ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज. बी द सिम्टम्स अलोन by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. और जो वो ट्रू पिक्चर जो आपको मिलेगी आफ्टर रिमूविंग द एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज, जो ट्रू पिक्चर मिलेगी, वो जो सिम्टम्स होंगे, दे आर अलोन बाय व्हिच द डिजीज डिमांड्स. दैट सिम्टम्स आर द अलोन जो एक डिजीज की पिक्चर के लिए चाहिए, एंड दैट ओनली कैन पॉइंट आउट टू द रेमेडी suited to relieve it. And moreover, the totality of these symptoms, its symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of disease, that is the affection of vital force. That is must be the principle. जो totality of the symptoms बनेगी, totality of the symptoms का मतलब है symptoms, totality of symptoms अगर हम बोलें तो that is a collection of symptoms. So अगर हम superficial ऐसे ही एक लंबा चौड़ा केस ले लें और उसमें हमें कुछ भी पेक्यूलियर ना हो, कुछ भी ऐसा अनकॉमन ना मिले, लेकिन हमें केस टेकिंग बहुत लंबी लिया, तो दिस इज ओनली द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, दैट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. बट टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स मीन्स क्वालिटेटिव टोटलिटी, दैट इज रेफर टू क्वालिटी ऑफ सिम्टम्स. हमें वो क्वालिटी सिम्टम्स चाहिए जो एक केस को दूसरे इंडिविजुअल केस से डिफर करता है और जिसके बेसिस पे हमें रेमेडी सेलेक्ट करनी है. दैट इज द प्रिंसिपल टू फाइंड आउट those characteristic symptoms of a given case which will form the totality of the symptoms, the qualitative picture of the disease, whereby the disease can make known what remedy it requires. On the basis of that totality of the symptoms, we will be able to know the remedy which the patient is required. The only thing that can determine the choice of most appropriate remedy, and thus in a word, the totality of the symptoms must be the principle. This is the only principle on the basis of which we select a simillimum, and indeed the only thing the physician has to take note of in every case of disease.
and to remove by means of his heart, in order that it shall be cured and transformed into health. This is the only principles on which the medicine has to be selected, and that is obviously it is by skill. ऐसा नहीं है कि हम मैकेनिकली सुपरफिशियली बस हमने जो भी सीखा है उस तरह से ही केस ले लें. Every case is different, and so our effort should be different. हमें एक इंडिविजुअलाइजेशन करना है, एक केस को दूसरे केस से डिफरेंशिएट करना है, उसके पेक्यूलियर सिम्टम्स निकालने हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअलाइज होना पड़ेगा, नॉट प्रिजुडाइज्ड. हमें इंडिविजुअलाइज करना है, तो हमारी जो अप्रोच है वो भी हर केस के लिए, हर सर्कमस्टेंस के लिए, हर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी. And we have to be skillful in taking out those peculiar symptoms of a case in order to transform that derangement into health. Next, sir. Now the cases. This is a case of polyp in wart. And next, sir. Now, दिस केस, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये केस मेरे पास आया था 2018 आई गेस, 2018 में मेरे पास आया था. और उससे पहले अ फीमेल केम टू मी और उसने मुझे बोला कि उसको ऐसे वाट हो गया है. उससे पहले तो मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए हैं जिसमें स्किन वाट का केस है. इट इज लार्ज, इट इज पेडंकुलेटेड. You can see the remedies: large wart, Dulcamara nitric acid, Thuja, pedunculated wart, Causticum nitric acid. It is painful though, and it is soft. It is fluid filled. So these are the remedies. And जो ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड और थूजा जो है वो बहुत ही साथ साथ है. हर एक सिम्टम में नाइट्रिक एसिड एंड थूजा जो है वो प्रेजेंट है. बट इस केस में पेक्यूलियर क्या था, इन 2018 में ये पेशेंट मेरे पास ये वाट लेकर आई. बट इससे पहले मैं उस टाइम पर बहुत मतलब नई ही थी पेशेंट, जो फ्रेशर ही थी. इन 2015 और इन 2016 दिस फीमेल पेशेंट मेरे पास आती थी. और हमेशा मुझे याद है कि वो हमेशा ये आके बोलती थी कि डॉक्टर साहब मेरी ना ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आप प्लीज चेक कर लोगे. तो मुझे लगा हो सकता है कि कोई लंप हो या कुछ होगा. तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने चेक किया, तो there was nothing, there was no lump, there was no redness, there was no discharge, nothing is there. She was absolutely fine. But उसको बार बार वो मुझे यही बोलती है कि अच्छा कुछ नहीं है, मतलब तब भी उसकी चिंता खत्म नहीं हुई. देन नेक्स्ट कुछ दिन बाद फिर आती है, 10-15 दिन बाद फिर आती है. फिर मुझे आके बोलती है डॉक्टर साहब मुझे ना ऐसे कुछ खिंचाव सा हो रहा है, आप प्लीज चेक कर लोगे. मैंने फिर किया, फ्रेशर थी मैं, तो उसके बाद ठीक है चेक किया, तब भी कुछ नहीं था. फिर दोबारा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बार बार मेरे पास 8-10 बार इस चीज के लिए आई होगी. कभी महीने में गई, कभी 2 महीने में, कभी 3-4 महीने बाद, लेकिन वो आती जरूर थी वहाँ. और हमेशा आके यही बोलती थी कि डॉक्टर साहब कुछ मुझे लग रहा है, आप प्लीज एक बार चेक कर लो. फिर उसने मुझे बोलना शुरू किया कुछ नहीं था. मैंने बोला मैम आप काउंसलिंग की? नहीं, लेकिन शी वाज नॉट रिलीव्ड बाय द काउंसलिंग. फिर उसने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप प्लीज मुझे एक्सरे, तो आप मेमोग्राफी लिख दो. मैंने उसको समझाया कि मतलब इसकी कोई नीड नहीं है और ऐसा कुछ आपको सिम्टम नहीं है, आपको क्या फील हो रहा है. तो उस टाइम पे क्योंकि मैं भी फ्रेशर थी, तो मुझे भी इतना नहीं मतलब मेंटल काम करना, थोड़ा मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, लेकिन इससे पहले मेरे को भी नहीं आइडिया था. सो नहीं किया, नहीं कुछ मेडिसिन दिया. मैंने बोला ठीक है. जब वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी, तो मैंने उसे ये भी समझाया कि मैम आप इतना ज्यादा मत सोचो, आप क्यों इतना सोच रहे हो, और ऐसा कुछ है नहीं. तो उसने मुझे उसके बाद मैंने उसको फाइनली मेमोग्राफी पे लिख दी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे खुद लगा इतना बोल रही है तो सच में क्या पता सच में कुछ हो. सो मेमोग्राफी लिखा. देन मेमोग्राफी भी इट वाज फाइन.
नथिंग केम इन दैट रिपोर्ट। उसके बाद ठीक है, नहीं कुछ आया, देन तब भी कि ठीक है, मैंने उसको बोला कि नहीं कुछ आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देन अचानक वो 2018 में मेरे पास आती है, 17 लास्ट या 18 स्टार्टिंग में वो मेरे पास आती है एंड उसने मुझे ये वार्ड दिखाया। तब मुझे समझ आया ये बात जो बहुत जगह सुनी थी कि आप जैसा सोचते हो, जैसी आपकी सोच है, एक ना एक दिन वैसा शायद हो जाता है। आप रिपीटेडली जो आपके थॉट्स होते हैं, आप वो नेगेटिव अगर थॉट्स होंगे तो आप वो चीजें अट्रैक्ट करते हो एंड वो चीजें हो जाती हैं। जब मैंने उसका वार्ड देखा तो मैं खुद शॉक्ड रही कि सीरियसली शी वाज केम, मतलब इसी चीज के लिए वो मेरे पास आ रही थी, कुछ है बट इट वाज नथिंग वाज देयर एंड आज एक वो वाट लेके मेरे पास आ रही है। सो आफ्टर दिस आई टुक द सिम्टम, वो मेरे पास आई। सो नेक्स्ट स्लाइड। एंजाइटी हेल्थ अबाउट, देन इसमें भी ओल्ड में फर्स्ट ग्रेड में मुझे नाइट्रिक एसिड मिला और मैंने उसको नाइट्रिक एसिड 30 की ही 1 डोज दिया। देन सी द रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट day first, then on the third day, on day 7th, and it has totally gone on day 15th. So single dose 15th day में there was no what and she was fine. और उसके बाद उसको वो अभी भी कांटेक्ट में है मेरे एंड अभी तक तो एज सच कोई ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। So this is the magical result of 1 dose of acid nitric, magical results with homeopathy. So next, now a case of corn. Next, इस केस के बारे में भी बताना चाहूंगी कि ये लेडी, ये भी मेरा 2017 और 17 का ही केस है और ये लेडी भी मेरे पास आई। ये जो कॉर्न था इनको रिपीटेड, उनको बार बार इसी सेम जगह पर ये कॉर्न अपेयर हो रहा था, जिसके लिए वो बहुत बार ऑपरेट भी करा चुकी थी, काफी बार ऑपरेट कराया। देन वो मेरे पास आई एंड बहुत ज्यादा पेनफुल था। सो आई गेव, जैसे कि हर एक फ्रेशर करता ही है, एंटीम्क्रूड 30 फॉर कॉर्न। सो मैंने उनको एंटीम्क्रूड 30 काफी खिलाई और लेकिन मुझे कोई खास रिजल्ट उसमें नहीं मिले। फिर मैंने उनको कॉर्न के केसेस में सिलिशिया भी बहुत काम करती है एंड ठीक है, कुछ सिम्टम्स मुझे लगता है कि शायद मैं प्रेजुडाइज्ड हो गई होंगी। सो मैंने सिलिशिया भी उनको दिया 201 डोज, देन एंटीम्क्रूड फिर से कंटिन्यू किया कि शायद कुछ फर्क आ जाए, बट वो भी काम नहीं किया। तो उसके बाद वन डे मुझे पता चला, जैसे ऐसी ही बातों में, कि देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ अ रैट बाइट। बहुत ज्यादा पेनफुल कॉर्न था और मुझे एक रैट बाइट की हिस्ट्री मिली कि एक बार ऐसा हुआ था। देन आई गेव हर Hypericum 1 mg, 1 single dose, and you can see the result. This result is in around 1 month. 1 month मैंने उन्हें Hypericum 1 mg देने के बाद एसएल पर ही रखा था और दिस इज द रिजल्ट। और उनको अभी तक ये रिकर भी नहीं हुआ है, जो कि बार बार रिकरिंग फेज में ही था आफ्टर मेनी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, बट Hypericum 1 mg ने आई थिंक इट हैज क्योर्ड द केस। सो नेक्स्ट सर। Okay, next. Now this is a case of atopic dermatitis. मैंने अपना क्लिनिक बीच में थोड़े टाइम के लिए बंद किया था, देन अभी मैंने 6 महीने पहले अपना क्लिनिक दोबारा स्टार्ट किया है एंड दिस इज द केस जो मुझे शायद हमेशा याद रहेगा, मेरे नए क्लिनिक का ही केस है। मेरी जो मेड है उसकी ही ये पोती है और
it is a case of 2 months की baby girl, जो कि sir next you can see कि किस कंडीशन में मेरी मेट मेरे पास सुबह सुबह सर लास्ट लाइन या किस कंडीशन में मेरी पेशेंट सुबह सुबह मेरे पास ये पेशेंट इस छोटी सी बच्ची को लेके आई। इसको देख के एक बार जैसे ही उन्होंने पूरा लपेटा हुआ था बेबी को, और जब उन्होंने ये हटाया तो उसके बाद मैं ही मतलब ऐसे मुझे हुआ कि व्हाट इज दिस, व्हाई इट इज लाइक, मतलब क्या किया है ये। तो आगे सर नेक्स्ट, सो यू कैन सी द कंडीशन। Now the remedy indications is eruptions after vaccination. History में पता चला कि हाँ she has taken some vaccine. Then the eruptions आप देख सकते हैं कि काफी moist skin eruptions हैं, and there is a copious serous exudation, thick leather crust like appearance under which there is pus, and hair is glued and matted together, and the pus is offensive. So सर एक बार कंडीशन दोबारा दिखा दीजिए। See next sir, see the hairs are glued together and there is दिख रहा है कि पस है। and next sir, ये जो सारे symptoms हैं, ये जैसे ही मैंने उसको देखा तो yes it is mesothelium। मैंने जैसे ही देखा मेरे दिमाग में ये जो wordings है ना एलेंस के, वो मेरे दिमाग में घूमने लगे कि, और मैं सच बताऊं मैंने आज तक मिजेरियम स्किन केसेस में या किसी भी केस में मैंने यूज नहीं किया है, और लेकिन जैसे मैंने इसकी जो अपीयरेंस है वो देखी, सो समटाइम्स ऑब्जर्वेशन इज द थिंग दैट यू नीड। कभी कभी आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होती पेशेंट से, एंड सिर्फ जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है ना, you have to be a keen observer. Dr. Hahnemann ने भी qualities of physician में बोला है कि he has to be a keen observer, he should not be prejudiced, he should be in sound senses. So वही observation यहाँ काम आई, और वो जो बड़ा हुआ symptom था ना जो by heart याद था, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको मेसेरियम 30 दिया सिंगल वाटर डोज में, and see the results. The next, no, yeah, this is the result which I got in 5 days and with mesothelium 30 single dose, and only by observing the skin condition. So ये शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि इतना छोटा सा बेबी मैंने शायद फर्स्ट टाइम, वो भी इतनी बेकार कंडीशन में, और मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है और इस हालत में तो मैं खुद डर गई थी कि पता नहीं कि ठीक होगा या नहीं होगा, बट थैंकफुली गॉड इज विद अस, एंड ये 5 दिन में जो रिजल्ट आया ना मेसेरियम से, तो दिस मेक्स अस फेथफुल कि यस होम्योपैथी रियली वर्क्स, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ प्लेसिबो। सर नेक्स्ट, now next cases of bullous pemphigoid. Next sir. So a female aged 46 years came to me for her vesicular type eruptions. You can see it is diagnosed by a skin specialist. There are vesicular type of eruptions which she was suffering from 1 year, and in past history she was diabetic since many years and under allopathic treatment, and her diabetes is uncontrolled. भी कोई कंट्रोल करना नहीं जानती थी मेरी जो पेशेंट है। Then she is also hypertensive patient on allopathic treatment. BP is controlled. Next. Now the physical generals, appetite was average, 3 meals per day, no complaints before or after eating.
थर्स्ट इज मॉडरेट, डिजायर्स इज स्वीट्स, स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद था उन्हें, और डायबिटिक थी, अनकंट्रोल्ड था डायबिटीज, लेकिन उसके बाद भी मीठा खाने से बिल्कुल बाज नहीं आती थी। इनफैक्ट वो मेरे सामने बैठ के बोलती हैं कि मीठा खाती हूँ तो मेरी जो शुगर है ना वो कंट्रोल रहती है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वो और बढ़ जाएगी, तो मुझे मीठा खाना पड़ता है। तो उनको स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद था। देन डिजायर फॉर कोल्ड थिंग्स, स्टूल कॉन्स्टिपेटेड, has to strain to pass stool, sometimes pain during and after, and sleep is sound refreshing, dreams nothing specific, and perspiration is scanty. Okay. More over the face, non-offensive, non-staining. Mentals में she's carefree or you can say careless regarding her health. Nothing is much marked. She's very cheerful and nothing in mentals I got in this case. So next. Now the remedy indications are she's a obese lady and tendency to develop the skin phase of the internal disorder. So skin की बहुत अच्छी remedy है. Remedy for the climacteric stage, and in Allen's it is written what pulsatilla is for puberty, this remedy is for climacteric. Now she's stout, as I told you, she's obese, she's heavy built. Costive constipation is there. She's a chili patient, desires sweets and cold things. And yes, next, sir. Yes, I have prescribed Graphitis 30. One dose is a water dose, and it is followed by SL for 15 days. Next, sir. इससे पहले मैं बताना चाहूँगी सर, नेक्स्ट करना एक बारी. ओके, प्रीवियसली जब मैंने ये केस रिपर्टराइज किया था तो इस केस में कुछ रेमेडीज आई थी जो कि आप सब भी गेस कर रहे होंगे, जैसे कि लाइकोब्राइनिया, सल्फर, कैलकेरिया एंड ऑफ कोर्स ग्रेफाइटिस. सो लाइकोब्राइनिया एंड लाइको एंड सल्फर, ये ज्यादा आई थिंक स्कोरिंग इनकी ज्यादा थी. बट एज यू सी इन दिस केस, लाइको जो पेशेंट है इट्स अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, सो ऐसा इसमें कुछ नहीं था. शी इज नॉट अ काइंड ऑफ डोमिनेटिंग विमन. लाइको में स्वीट्स पसंद है ऑब्वियसली, लेकिन देर आर गेस्ट्रिक सिम्टम्स, जो फ्लैटुलेंस है वो ज्यादा होती है, एंड लाइको इज हॉट. दिस पेशेंट इज चिली. In bryonia, if we see, तो bryonia की जो skin है, there is dryness, thirst is very marked. The bryonia patient needs large quantity of water, of cold water at a long interval. Then bryonia is irritable. She is not irritable. Bryonia is also a hot patient, so she is a chilly patient. Sulfur, if we are thinking, then sulfur जो होता है वो बहुत quick tempered होता है. बेशक स्वीट्स की डिजायर है अच्छी खासी, लेकिन बहुत क्विक टेम्पर्ड होगा, लेजी होगा, अनहैप्पी होगा. शी इज अ चीयरफुल लेडी. एंड सल्फर पे बर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है, दैट इज मार्क्ड. तो वो ऐसा कुछ बर्निंग उसमें स्पेसिफिक नहीं था. देन अवर्जन टू वॉशिंग या बीइंग बाथ, दैट इज नॉट देयर. एंड जो लुकेसिटी, जो फिलोसफिकल बातें सल्फर करता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था. तो मैं सल्फर के साथ भी नहीं थी, whether they are in nice scoring, highest scoring. Then calcaria अगर सोचा जाए तो calcaria में sourness बहुत ज़्यादा होती है, या desires X वगैरह हो गया. Perspiration calcaria का बहुत ज़्यादा marked होता है, increased perspiration around the head or the face. Then insecurity calcaria patients में ज़्यादा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं था. So I go with Graphitis 30 and one dose, water dose, and it is followed by cyclic 30 TDS for 15 days. So next, अब पेशेंट अपनी ज़बानी कहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Let's listen to her.
Sir, sound is not clear. Can you check that? डॉक्टर श्वेता, वो पीछे से ही ऐसी वॉइस है, उनकी वीडियो में बैकग्राउंड में वॉइस है. Okay. It's completed. मैं बताती हूँ. She was saying कि इनको ये प्रॉब्लम थी, वो 1 साल से थी. पानी वाले दाने इनको बनते थे, पूरी बॉडी पर ही थे. एंड शी कंसल्टेड स्किन स्पेशलिस्ट जिन्होंने इनको बुलस पैम्फिगोइड जो है वो डायग्नोस किया था. देन ही सेड क्योंकि इनकी जो शुगर थी वो कंट्रोल नहीं थी और बीपी की भी प्रॉब्लम थी. देन ही सेड, उन्होंने इनको इतना डरा दिया कि आपको पहले जो बोला कि उन्होंने उनको रेफर कर दिया एम्स कि आप जाइए एम्स, आपका यहाँ मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता. और मतलब काफी डरा दिया क्योंकि जब इन्होंने मुझे कॉल किया तब इन्होंने बहुत ही मतलब ये डरे ही हुए थे. इनके हस्बैंड ने मुझे कॉल किया था कि ऐसे ऐसे आंटी को प्रॉब्लम हो गई है और आप कहाँ मिलेंगे, हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले भी मेरे पेशेंट रह चुके हैं. सो तो उसके बाद जब इन्हें रेफर कर दिया एम्स, इन्होंने दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट किया. बट फाइनली ये मेरे पास आए, डरे हुए थे. और उस टाइम पर इनको जो भी फिर मैंने जो केस बताया तो ये यही कह रहे थे कि ऐसा सा मुझे प्रॉब्लम था और स्किन स्पेशलिस्ट ने भी मुझे एम्स रेफर कर दिया और हम काफी डरे हुए थे, तब ये मेरे पास आए. और इनका जो इरप्शन है ग्रेफाइटिस 30 की जो वाटर डोज हमने दी उसके 15 डेज के अंदर रिजल्ट ये था कि इम्प्रूवमेंट, इनको कोई नया इरप्शंस नहीं हुए थे. एंड नो, देयर वाज नो एग्रीवेशन, कोई नए इरप्शंस नहीं आए थे. इनफैक्ट जो इनको वेसिकुलर इरप्शंस उस टाइम पर भी थे वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गए थे. एंड विद इन 1 मंथ इनके जो सारे इरप्शंस थे वो क्लियर हो गए थे. और उसके बाद जो निशान भी जो इनको हाइपर पिगमेंटेशन को जो इरप्शंस की वजह से बची थी वो भी धीरे धीरे सब बिल्कुल ठीक हो गई है. एंड शी कंसल्टेड मी इन 2017, एट द लास्ट ऑफ 2017. और अब तक ये जो वीडियो मैंने इनसे ली है वो आज ही ली है और बिफोर माय लेक्चर. और अभी तक इनको कोई नया इरप्शंस नहीं आया है. इनकी स्किन जो है यू कैन सी इन दैट वीडियो, इनकी स्किन भी जो है वो बिल्कुल क्लियर है. एज सच कोई इरप्शंस नहीं है. एंड यू कैन सी कि ग्रेफाइटिस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको दिख रहा है या नहीं. सो इसलिए शी वाज सेइंग दैट ओनली. सर नेक्स्ट. Okay, it is the case of chalazion. A patient consulted me for multiple chalazion on both eyes, upper and lower sides, since 1 year. These chalazions are recurrent, for which he is taking REPL 96 since 4 months. मेरे पास आने से पहले 4 महीने से वो REPL 96 ले रहे थे, किसी ने उनको बताई थी. So without any improvement. Then he have operated those chalazions multiple times and I inquired about his blood sugar checkups, which was done, and that was on a normal range. Past history, there was a history of renal stones left sided, जिसके लिए उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था. And he has never reviewed it again. उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं कराया. He thought कि ठीक है ट्रीटमेंट लिया है निकल गया होगा, so उन्होंने नहीं कराया. सो दिस रिकरेंट जो अपीयरेंस थी, ये चैलेजियन जो उनका शुरुआत हुआ वो आफ्टर दैट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो उन्होंने रीनल स्टोन्स के लिए लिया था उसके बाद से शुरू हुआ. सर नेक्स्ट. सो दिस वाज द कंडीशन ऑन हिज फर्स्ट विजिट.
there are multiple chalazion both side. So first prescription, so left-sided renal stone की history थी. These chalazions जो थे, तो I thought कि ठीक है, Futa 30, I gave single dose, water dose, followed by SL30 for 15 days. Follow-up में there was no improvement. On further inquiry, just got to know about his struggle during his mother's ailment. उनकी जो mother थी वो काफी बीमार थी और I think उनको diabetes था and he is the elder child, तो सारी responsibility जो elder one होता है उसके ऊपर आ ही जाती, so he was overburdened. So this was on further inquiry I got. Next, sir. So remedy indications, chalazion on eyelids one after the another. एक ठीक होता था, एक ठीक नहीं होता था, एक ऑपरेट कराते थे, दूसरा नया निकल जाता था. So this is a process जो चला आ रहा था बहुत टाइम से और this is leaving hard nodosities, you can see in the picture. And बहुत सारे सर्जिकल ऑपरेशंस हो गए थे, तो आई टुक दिस सिम्टम इंजरीज फ्रॉम पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस और बहुत हम दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं स्टेफिसिक एरिया और 200 रिकरेंट स्टाइज और चैलेजियंस के लिए. एंड दीज आर द सिम्टम्स फ्रॉम एलेंस आई टुक and I gave stephisic area 200 one dose, that was 2 water dose. Next, sir. Follow up, there is a slight improvement after giving staph 200 and next prescription I gave is staph 1m 1 dose, that is weekly I'm giving till now and he is under treatment. This is his pictures of today. तो ये केस अभी ongoing है एंड अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कोई नया जो चैलेजियन है वो भी अपीयर नहीं हुआ है एंड जो पहले भी थे वो भी काफी, उनका साइज भी काफी रिड्यूस हो गया है. सो यू कैन सी दैट. सर नेक्स्ट. So this is a case of tinea infection with leukoderma. Picture में बहुत ज़्यादा visible नहीं है, but so next you can see इसको tinea infection भी था plus hypopigmented spots भी आपको दिख रहे हैं, तो it was a leukoderma. A case, a male aged 28 years came to me for his skin allergy with itching. Itching is very marked and intense. Leaves hypopigmented spots afterwards. जैसे ही एक इरप्शन ठीक होता था तो उसके बाद वो hypopigmented spots जो हैं वो आ जाते थे and location was lips, upper limbs में ये इनका जो problem था वो ज़्यादा present था and sensation was burning. There was a burning sensation after scratching and modalities aggravation night, perspiration, जब भी पसीने में ज़्यादा उनको problem जो itching थी वो काफ़ी increase थी and जब ये मेरे पास आए थे तो थोड़ा बारिश का मौसम ही था और just I think ये इनको 2 months से प्रॉब्लम थी और रेनी जो डैम्पनेस है रेनी सीजन में जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. एम्बुलेशन और स्क्रैचिंग, उसको स्क्रैच करने से आराम मिल रहा था. नेक्स्ट. Physical generals, appetite was average, thirst is increased, desires non-veg, बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा लाइकिंग थी नॉन-वेज से रिलेटेड. उनकी वाइफ ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा खाते हैं. And the tongue was white-coated with red edges. Sweat was increased, जो कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनकी itching है, उसको increase कर रहा था, उसको aggravate कर रहा था. Thermal reaction was, he was a hot patient. Next, so I gave Rustox 30 on the basis of those symptoms. Rustox 30 PD in water doses for 1 week. And for 1 week, but I asked him to visit me for after 3 days, and you can see the result. Sir, next, yes. So जो उनका रस्टॉक्स जो दिया उसके बाद जो उनका जो टीनिया इन्फेक्शन जो था
वो काफी क्लियर हो गया, काफी हद तक साफ हो गया। लेकिन हाँ, वो हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स जो उनको पहले भी ठीक होने के बाद आ रहे थे, वो बाद में भी आते रहे। मतलब बाद में भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर वो जो टीनिया था वो जब रिमूव हुआ तो देयर वाज अ hypopigmentation or leukoderma, you can say. Next, sir, previous slide, sir. Okay, this previous slide. There were two more pictures. Okay, wait. Previous slide, sir. डॉक्टर श्वेता, मुझे लगता है कि शायद इस केस की 2 पिक्स थी हमारे पास लेटेस्ट। यस सर, वो रह गई हैं। मैं ढूंढ के शेयर करूं? इफ यू कैन। इस केस के बारे में कुछ बताते रहिए, मैं अभी ढूंढता हूँ। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वाटर डोजेस क्यों मैं यूज कर रही हूँ। सो वाटर डोजेस में अभी तक आपने मुझे स्किन केसेस में मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा एग्रीवेशंस देखने को मिलती है। मैं सिंगल डोजेस यूज कर रही हूँ, 30 पोटेंसी में यूज कर रही हूँ, फिर भी एक डर रहता है कि कहीं एग्रीवेशंस ना हो जाए। और टच वुड अभी तक आई एम प्रैक्टिसिंग विद दिस वाटर डोजेस फंडा एंड अभी तक मुझे कोई एग्रीवेशन देखने को नहीं मिली। अगर मैं रिपीटेशन में बीडी टीडीएस भी अगर मेडिसिन दे रही हूँ तो आई कैन देयर वाज नो एग्रीवेशन। So to avoid that, to minimize our dose, concept of dose, the cardinal principles, there is a law of minimum and concept जो doses हैं वो और भी minimize कर दी गई है। water doses सर आपसे ही सीखा है मैंने और डॉक्टर दीपक से ही मैंने सीखा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें इनके साथ प्रैक्टिस करके मुझे देखने को मिले। So I also used to do that. Maybe water doses ही use कर रही हूँ, 1 drop in 100 ml of water, and we give the medicines in that way. So 30 भी देना है तो वो भी water doses में देना है, और 200 भी देना है तो वो भी water doses में देना है, and 1 ml भी देना है तो वो भी water doses में देना है, तो जो aggravation है उसको avoid करने के लिए। So we used to do that. So सर और भी पिक्चर्स होंगी? ये वाली? और भी ओके सर, हैंड्स वाली भी होंगी। एक्चुअली आई गेस ये मिक्स हो गई है सब। यस डॉक्टर साहब, ये 4 पिक्स हैं मेरे पास। अच्छा, इट्स ओके सर, आप स्लाइड पर ले आइए प्लीज। अभी ये जो मेरा केस है ये भी ऑनगोइंग है, और इसकी जो सर लास्ट स्लाइड सर, प्रीवियस स्लाइड। यस, मैंने इन्हें रस्टॉक्स दिया। रस्टॉक्स देने के बाद जो इम्प्रूवमेंट हुई, यस इट वाज देयर, और जो उनके इरप्शंस थे, जो टीनिया इन्फेक्शन था, वो काफी हद तक हट गया, क्लियर हो गया। बट जो हाइपोपिगमेंटेशन था वो स्टिल परसिस्ट कर रहा था। ऑन फर्दर इंक्वायर किया, क्योंकि जो टीनिया इन्फेक्शन था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब उनको एज सच कोई इन्फेक्शन वाला कुछ भी नहीं है। एंड फर्दर इंक्वायरी किया तो फैमिली हिस्ट्री में हिज मदर इज अस्थमैटिक एंड ही हैज मेंटल्स में बहुत ज्यादा पेक्यूलियर थिंग मिली, फियर ऑफ डोग्स। सो नेक्स्ट, so next prescription after that tinea infection cleared off, so next prescription was Basilinum 200 1 dose, and it is also in water dose and followed by SL, and case is still running with much improvement. जो उनकी जो hypopigmented spots थे, आफ्टर 10 days मैंने बेसिलाइनम 200 दिया था 1 डोज, और उसके आफ्टर 10 days वो बहुत कम हो गए। मतलब वो जो ल्यूकोडर्मा होता है ना, वो स्किन कलर में फिल होना शुरू हो गया है, काफी इम्प्रूव्ड है।
सॉरी वो पिक्चर्स मैं अभी इस वक्त तो शो नहीं कर पाऊंगी. So next time I will do that with the proper cure. So next, sir, I think it's. Thank you so much. So water doses मैं दोबारा बताना चाहूंगी. 1 drop in 100 ml of water. मैथमेटिक थ्योरी के रिगार्डिंग मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. सो बी फ्रैंक, जो जिस तरह से मैंने केसेस को अप्रोच किया है वो यही है. आई लव टू रीड एलेंस, सो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ती हूँ और मुझे वो याद रहते हैं. मेंटल्स भी मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंटल जर्नल्स भी लेने या वो चीज़ें भी कंसीडर करना मैंने अभी कुछ टाइम से शुरू किया है. जब मैंने अपना जो क्लिनिक है वो रीओपन किया तो अब मैं उन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देती हूँ. तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखाता है और जब आपके मेंटोर डॉक्टर दीपक शर्मा हो तो ऑब्वियसली आप नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं. सो और आपको रिजल्ट्स उसी के हिसाब से मिलते जाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर श्वेता, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन हुई और सभी लोगों ने तारीफ भी की है. आपने सभी कुछ बता दिया है. किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो फेसबुक पे भी पूछ सकता है और आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं कभी भी. अभी हमारे साथ सभी लोग हैं. डॉक्टर वीपी सिंह सर हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पैटर्न, मतलब हमारे मेन इंजन यही हैं जिनके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं और ये हमें खूब दौड़ाते हैं सुबह शाम तक और कहते हैं कि बस दौड़ते रहो. इसी सीरीज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारा सुबह एक लेक्चर है 7 बजे, फिर उसके बाद रात को 9 बजे फिर से हैं. आपके सामने 2 बहुत अच्छे स्पीकर आ रहे हैं जो बहुत कॉमन कंप्लेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे. कल सुबह 7 बजे मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूँ. हालांकि मुझे इनविटेशन था लखनऊ के कुछ स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन मैंने सोचा कि जब हो रहा है तो सब लोगों को पढ़ाई मिलनी चाहिए. मेरा हमेशा ध्येय ये रहा है कि जब पढ़ाओ तो सबको पढ़ाओ और एक सा पढ़ाओ, कोई अलग अलग नहीं, कोई छुपाना नहीं और उसके लिए कोई पैसे नहीं. कभी भी शिक्षा को बांटने के लिए कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए. ये मेरा हमेशा एम रहा है. और थैंक यू डॉक्टर श्वेता, आपके जैसे स्टूडेंट हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, वरना तो मैं बिल्कुल भी ना. आपकी वजह से आपको इतनी मोटिवेशन मिल रही है कि हम पढ़ लेते हैं. आपने आज मेरा लेक्चर रखा कि हाँ ठीक है, बर्थडे वाले दिन भी मैंने अपना फोन बंद किया और मैं लग गई कि आज सुबह ही, मतलब आप ऐसे, ये सरप्राइज था मेरे लिए. और सुबह बोलते हैं कि आपने शाम को प्रेजेंट करना है एंड लिटरली मतलब इतने लोगों ने मुझे विश किया हुआ है. मैंने फेसबुक भी लॉग आउट किया, मैंने व्हाट्सएप भी बंद किया, मैंने दोपहर से कोई मैसेज नहीं देखा. एंड थैंक यू, बट बहुत ही अच्छा लगता है वो भी. और ठीक है, आपसे ही मोटिवेशन मिलती है कि हमें सिर्फ पढ़ाई हमारे काम आएगी और कुछ नहीं. डॉक्टर वीपी सिंह सर प्लीज अब आपकी बारी है. एक्चुअली क्या है कि आज का जो लेक्चर है डॉक्टर श्वेता का, वाकई इसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. डॉक्टर श्वेता एक्चुअली सी इज बडिंग फिजिशियन, तो मेरी शुभकामनाएं इनके लिए. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो अपने केस प्रेजेंट किए हैं, बाकी ट्रिमेंडस रिजल्ट इसके मिले हैं. और मैं समझता हूं कि सिंगल मेडिसिन और बहुत ही बढ़िया तरीके से, जहां तक वाटर डोज का जो सवाल उठता है, एक्चुअली डॉक्टर नीरज पसरीता ने भी जो है वाटर डोज को, हमने पीछे जो उनका लेक्चर लिया था उस पर उन्होंने भी इसको जो बड़ा रिकमेंड किया था, बड़ा सपोर्ट किया था. और उसके बाद एक केस में एक बुलवर कंडाइलोमेट्स में जो है एक लेडी को था, उसको मैंने नाइट्रिक एसिड 6 में दिया था. यू कैन इमेजिन कि विद इन 6 days शी वाज टोटली क्लियर्ड. जबकि किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको यही कहा था कि इसको कॉटराइज करना पड़ेगा. तो इसलिए डॉक्टर श्वेता बहुत ही इस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे, और बहुत ही खुशी मुझे हो रही है कि शी इज वेरी बडिंग प्रोफेसर एंड बडिंग फिजिशियन. और डीएचएमए की एक उपाध्यक्ष होने के नाते बहुत बखूबी से निभा रही है. मेरी शुभकामनाएं. बहुत खुशी आज मुझे हो रही है डॉक्टर श्वेता के लेक्चर में. बहुत बहुत धन्यवाद. हम डॉक्टर श्वेता को उनके पहले लेक्चर अस्थमा से देखते आ रहे हैं. हाँ नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है.
बहुत अच्छी थैंक यू बात सो है। मच सर, आपको तो इस तरह की तारीफ सुनने के लिए मैं नहीं बहुत अच्छा। नहीं मैंने थैंक तो यू सो मच सर, आपसे ही जो सीख रहे मैंने डिफरेंस देखा है वो मैंने बता दिया, है ना। तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रहोगी, बहुत बढ़ती रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता। आप लोगों में से किसी को भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें 9711153617 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फेसबुक पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.dhma.in पे क्लिक करिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है। फिर भी कुछ पूछना हो मेंबरशिप के बारे में, सब कुछ हमने वेबसाइट पर दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है या प्रोसेस पूरे नहीं हो रहे हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, तो हमें डायरेक्ट कॉल करें या आप हमें सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट पे मांगे हुए हैं, और हमें पेमेंट किसी भी चैनल के थ्रू पेटीएम, गूगल पे या ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप अप्रूव हो जाएगी। कुछ लोगों की जो मेंबरशिप अभी भी पेंडिंग है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेंबरशिप पेड कर दी है और उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, तो जो भी DHMA के पास अकाउंट में आपका अमाउंट आया है वो रिफंडेबल होगा। इसके लिए कोई कोताही नहीं, और DHMA हमेशा आपके साथ है। पढ़ाई के लिए तो हमेशा आपके साथ है। आपको जो भी टॉपिक लगे आप मुझसे, डॉक्टर VP सिंह से, डॉक्टर श्वेता से, डॉक्टर गरिमा से, किसी से भी ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। आपके पास सबके नंबर हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इतना सराह रहे हैं DHMA को और इतना लाइक करते हैं कि सब लोग एक छोटे से मैसेज पे, बहुत अर्जेंट मैसेज पे सब लोग एक साथ आ जाते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मीटिंग खत्म करने से पहले मैं आप सब लोगों का एक बार धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर VP सिंह सर का धन्यवाद, डॉक्टर श्वेता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने केस प्रेजेंट किए। और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑर्बिट क्लिनिक की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे होम्योपैथिक फर्टिलिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। तो मीटिंग एंड करने की इजाजत चाहता हूँ डॉक्टर VP सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। थैंक यू सर। थैंक यू।